नमस्ते, आप सबका एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। प्रदीप पंत जी का यात्रा विवरण चेरापूंजी से आया हूँ। इसमें हम प्रदीप पंत जी के साथ नॉर्थ ईस्ट के उन क्षेत्रों में जा पहुँचे जिसके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं रहती है, और वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य को हमने देखा, वहाँ की जलप्रपात को देखा। और अब देखिए, वो वहाँ के पहाड़ी लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि यात्रा विवरण में ये होता है कि आप यात्रा के लिए जाते हैं, आप ट्रैवल करते हैं, तो उस प्रदेश की भाषा, उसकी संस्कृति, रहन सहन, जाति विशेष सभी के बारे में आपको जानकारी मिलती है। ट्रैवल हमेशा आपके नॉलेज को वाइडन करता है। तो देखिए, यहाँ पे भी वो कहते हैं, इसी तरह फसल की बुआई या उसके बाद विभिन्न अंचलों में उत्सव मनाए जाते हैं। जयंतिया पहाड़ियों में भी ऐसा ही उत्सव आयोजित किया जाता है हर वर्ष, जिसका नाम है बेरडेन खलाम। नाम में भले ही भिन्नता है, किंतु ऐसे उत्सव देश में हर कहीं मनाए जाते हैं।
अब देखिए जयंतिया पहाड़ियों में भी ऐसा ही उत्सव मनाया जाता है। नाम भले ही अलग हो, लेकिन ऐसे उत्सव देश में हर कहीं मनाए जाते हैं। रात के समारोह में बांग्ला नृत्य भी देखा था। फसल कटाई के हर्षोल्लास का नृत्य। देखिए ये हर एक जगह उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में फसल कटाई से जो हर्ष और उल्लास उत्पन्न होता है, उसी से संबंधित नृत्य है ये। बड़ी बड़ी लंबी ढोलकों के आकार वाले वाद्यों को साथ लिए अनेक पुरुष मंच पर आ गए थे। उनके साथ थी स्त्रियां, और फिर अपनी लय में डूबे वे जाने कितनी देर तक नाचते गाते रहे थे। संगीत की लयबद्ध धारा बह चली थी। संस्कृति की यह परंपरागत अजस्र धारा जाने कितनी शताब्दियों से बहती चली आ रही है। यहाँ इन पर्वतमालाओं में ही नहीं, देश देश के हर कोने में, जिसका नाम कहीं बैसाखी हो जाता है तो कहीं पोंगल या कहीं कुछ और। यहाँ इन पर्वतमालाओं में ही नहीं, देश के हर कोने में, जिसका नाम कहीं बैसाखी हो जाता है तो कहीं पोंगल या कहीं कुछ और। केरल में ओणम कहा जाता है, जो फसल की कटाई के हर्षोल्लास में मनाया जाता है। तमिलनाडु में पोंगल कहा जाता है, या फिर कहीं बैसाखी कहा जाता है। नाम भले ही अलग अलग हों, लेकिन उसके पीछे जो भावना छिपी है वो एकदम समान रहती है। मैं यही सब सोच रहा हूँ कि तभी एक स्थान पर जीप रुकती है। हम उतरते हैं। यह ऊंची पहाड़ी है, नीचे जंगल। संगमा दूर उस पार इशारा करते हुए कहते हैं, यह देखिए, यहाँ से बांग्लादेश और साफ दिखाई दे रहा है। हम देखिए एक जगह, ऐसे जगह पर पहुँचे जहाँ नीचे जंगल है और एक ऊंची पहाड़ी है, और सांगमा जो हमारे साथ आया था, जो वहाँ का लोकल था, वो उस पार इशारा करते हुए कहते हैं, यह देखिए, यहाँ से बांग्लादेश और साफ दिखाई दे रहा है। वह बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इतना नज़दीक है बांग्लादेश कि विमान से उड़ान भरी जाए तो 1 मिनट भी न लगे वहाँ पहुँचने में। वही पानी में डूबा भूभाग, लेकिन इस बार बांग्लादेश के गांव की छतें तक साफ दिखाई पड़ रही है। बगल में एक गोलाकार विशाल पत्थर है। संगमा बताते हैं, यह प्राकृतिक शिवलिंग है। अचानक वहाँ हमने एक प्राकृतिक शिवलिंग देखा। फिर कुछ दूर पर वैसे ही एक अन्य शिवलिंग की ओर संकेत करते हैं। सचमुच प्रकृति का आश्चर्य है ये शिवलिंग, और आश्चर्य तो मौसमाई गांव की गुफाएं भी हैं। हमारी जीप इन गुफाओं की ओर बढ़ रही है। तभी कुछ बच्चे हाथों में बिना जली मशालें लिए दिखते हैं। जीप रुकती है। सांगमा अपनी भाषा में इन हंसते खिलखिलाते बच्चों से कुछ पूछते हैं, शायद यह कि एक मशाल कितने की है। बच्चे एक साथ उत्तर देते हैं। अब देखिए वहाँ से हमें बांग्लादेश दिखा, उसके बाद हमें प्राकृतिक शिवलिंग दिखा, उसके बाद मौसमाई गांव की गुफाएं दिखी जो काफ़ी फेमस है, और गुफा के बाहर छोटे छोटे गांव के बच्चे दिखे जो हंसते खेलते मशाल लिए खड़े थे। तो मशाल का दाम पूछते हैं तो एक साथ वे उत्तर देते हैं, और सांगमा जेब से 2 रुपये के 2 नोट निकाल कर उन्हें देते हैं और 2 मशालें ले लेते हैं। ये क्यों, मैं पूछता हूँ। अब मुझे इसकी ज़रूरत के बारे में पता नहीं है। गुफाएं इतनी अंधेरी हैं कि आप मशाल या टॉर्च जलाए बिना उनमें प्रवेश नहीं कर सकते, सांगमा का एक साथी कहता है। मशाल किस लिए है कि इसे जलाए बिना गुफा के अंदर घुसा नहीं जा सकता। और हम गुफाओं के एकदम निकट पहुंच गए हैं। द्वार के पास ही अंधेरा है, अंदर तो जाने कितना अंधेरा होगा। हमने मशालें जला ली हैं। अब देखिए हमारे लिए एक नया एक्सपीरियंस था। कोई नेचुरल केव के अंदर, गुफा के अंदर हम जाने वाले थे। अंदर एकदम घुप अंधेरा था और मशालें जला ली हमने, और हम गुफाओं के अंदर आगे बढ़ रहे हैं। अगल बगल ऊपर नीचे पत्थर ही पत्थर। अभी ये पत्थर गिर पड़े तो हम लोगों का किसी को पता तक ना चले। अब देखिए अंदर घुसने में हमारे अंदर भय भी उत्पन्न हो गया, क्योंकि गुफा के ऊपर नीचे सभी पत्थर हैं। अगर कहीं ये पत्थर नीचे गिर गए तो बाहरी दुनिया को हमारे बारे में कुछ नामो निशान ही नहीं पता चलेगा। लेकिन सांगमा बताते हैं, सदियों से ये गुफाएं इसी तरह हैं और दूर, बहुत दूर तक चली गई हैं।
ये नेचुरल केव्स हैं, सदियों से हैं। सांगमा बताते हैं, वहाँ के लोकल हैं, वो जानते हैं। कहते हैं कि अभी तक कोई आपत्ति नहीं हुई है, कहीं कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है इन प्राकृतिक गुफाओं के साथ। जैसी थी वैसी ही रहने दिया गया है। ये देखिए, किसी ने खोदा नहीं है ये गुफा, ये प्राकृतिक है, नेचुरल केव है। और सदियों से इसमें कोई मनुष्य ने इस पर कोई अधिकार नहीं जताया है, इसलिए ये अभी तक वैसे की वैसे ही है। हम लोग कुछ दूर जाकर लौट पड़ते हैं, जैसे किसी आश्चर्य लोक से लौट रहे हों। हम थोड़ी अंदर जाते हैं गुफा के अंदर, फिर वापस हम लौट आते हैं। तो एक नेचुरल गुफा के अंदर जाना, ये हमारा एक्सपीरियंस काफ़ी उत्तेजक था, काफ़ी आश्चर्यजनक लगा हमें। मशालें अब भी जल रही हैं, हमने उन्हें बुझाकर एक तरफ फेंक दिया है। सांगमा बताते हैं, ये गुफाएं गांव वालों की अपनी संपत्ति है, लेकिन गांव वालों ने इन्हें देखने के लिए टिकट नहीं लगाया है। बस गांव के बच्चे मशालें बेचकर 8-10 रुपये रोज़ कमा लेते हैं। टूरिस्ट सीज़न में आमदनी ज़रूर कुछ बढ़ जाती है। अब देखिए, और कोई जगह होगा तो वहाँ टिकट भी लगा देंगे, लेकिन यहाँ के गांव वालों ने इसे वैसे ही सुरक्षित रखा है। बिना टिकट के ही टूरिस्ट इसके अंदर घुस सकते हैं। हाँ, बात अलग है कि वहाँ के गांव के बच्चे मशालें बेचते हैं और कुछ आमदनी उनकी हो जाती है, और टूरिस्ट सीज़न में अच्छी आमदनी हो जाती है। अब हम लोग शिलोंग की तरफ लौट रहे हैं। आते समय सड़क के उस पार जो पहाड़ कोहरे में छिपे हुए थे, वे अब साफ दिखाई पड़ रहे हैं। कोहरा छंट गया है, पहाड़ों से बहते हुए एक के बगल एक दर्जन भर झरने नजर आ रहे हैं। झरनों से गिरते पानी का संगीत चारों ओर गूंज रहा है। इस संगीत और दिल्ली बम्बई की सड़कों के शोर में अंतर है। संगीत और शोर में तो अंतर होता ही है। अब देखिए, वहाँ हमने झरनों से पानी के गिरने के जो संगीत सुना, वो कितना स्वाभाविक और सहज था, कितना प्राकृतिक था, कितना नेचुरल था। उस संगीत और शहर के सड़कों के शोर में काफ़ी अंतर होता है। संगीत और शोर में तो वैसे भी अंतर होता ही है, पर यदि सैकड़ों फुट ऊपर से गिरते पानी की आवाज़ को शोर भी कहा जाए, तो इस शोर और दिल्ली बम्बई की सड़कों पर भागते वाहनों के शोर में अंतर है। मन करता है झरनों के शोर और संगीत में सदा सदा के लिए रह जाओ, लेकिन चाहते हुए भी संभव नहीं है। अगले दिन दिल्ली लौटना है। दिल्ली एक महानगर, जो महानगर कम और महाकस्बा अधिक है, जिसे हम रोज़ जाने कितनी बार कोसते हैं, लेकिन अपने ही फैलाए जाल में फंसकर जहाँ रहने के लिए हम अभिशप्त हैं। देखिए, महानगर दिल्ली जो इंडिया का कैपिटल है, काफ़ी पोल्यूटेड है, काफ़ी पोल्यूशन है, नॉइज़ पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, सभी जगह पोल्यूशन ही पोल्यूशन है। आदमी अपने द्वारा फैलाए हुए जाल में ही धंसता जाता है और बार बार कोसता भी जाता है महानगर को, लेकिन वहीं रहने के लिए अभिशप्त भी होता है। अकेला मैं ही नहीं, तमाम लोग जो देश के कोने कोने से आकर दिल्ली की भीड़ में खो गए हैं, अपनी पहचान गंवा बैठे हैं। उनके पास अपना कहने को बस केवल अपना नाम ही है। धरती और आकाश से, प्रकृति और उसके आश्चर्यों से उनका संपर्क मानो भंग हो गया है। देखिए, धरती और आकाश का सौंदर्य तो हमने मेघालय आकर देखा, हमने शिलोंग आकर देखा, हमने चेरापूंजी में देखा। वहाँ महानगर में हमारा नाता धरती और आकाश से मानो टूट सा गया है। प्रकृति और उसके आश्चर्यों से हमारा संपर्क मानो भंग सा हो गया है। प्रकृति को हम निहारते ही नहीं। महानगर में बस हम महानगर में उस दूषित पर्यावरण में रहने के लिए, उन तंग गलियों में, उस ट्रैफिक जैम में जीने के लिए अभिशप्त हैं। हम चाह कर भी वहाँ से बच नहीं पाते। हम लोग फिर वही ऊंची नीची सर्पाकार सड़कों पर हैं। दोनों तरफ कभी पहाड़ आते हैं तो कभी सपाट, हरी भरी ज़मीन, खासी पहाड़ के लोगों की ज़मीन जिस पर उन्होंने खेती की हुई है। अब देखिए, हमारी ये जो मनोहर यात्रा है वो ख़त्म होने को थी। हम ऊंची नीची सर्पाकार सड़कों पर से नीचे की ओर उतर रहे हैं। दोनों तरफ कभी पहाड़ आते हैं, कभी सपाट, और हमारे मन में ये दुख है कि हम फिर उसी महानगर में लौटने के लिए अभिशप्त हैं, जहां हम न चाहकर भी जीने के लिए मजबूर हैं।